नमस्कार, न्यूज ब्रीफ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का सिलसिला जारी है। आज भी आतंकियों ने राजधानी श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में 12 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। जिस समय ग्रेनेड हमला हुआ उस समय लोग संडे बाजार में खरीदारी कर रहे थे। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी शुरू कर दिया है। तलाशी अभियान फिलहाल वहां पर जो है तमाम सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर मौजूद है। सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है क्योंकि बीच संडे मार्केट में ये ग्रेनेड हमला आज देखने को मिला है। आपको बता दें कि ये टीआरसी के नजदीक श्रीनगर में देखने को मिला, जहां पर 12 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी। उन्हें नजदीकी अस्पताल जो है वो रेफर किया गया और उसके बाद ये देखने को मिला कि उन घायलों में महिलाएं भी शामिल थी। बीच संडे मार्केट के बीच ये ग्रेनेड हमला जो है आज पेश आया है और श्रीनगर में ये बड़ी अगर बात की जाए आतंकी हमलों को लेकर तो एक बड़ी वारदात जो है आज पेश आई है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से अगर बात की जाए तो लगातार आतंकी हमले एक के बाद एक जारी है। कहीं मुठभेड़ तो कहीं आतंकी हमले, जिसमें आप तस्वीरें सामने देख सकते हैं कि घायलों को जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया किस तरीके से ग्रेनेड हमले में जो है ये घायल हुए। उसके बाद तमाम पुलिसकर्मी सुरक्षा बल जो है श्रीनगर मार्केट में तैनात कर दिए गए। श्रीनगर ग्रेनेड हमले की अगर बात की जाए तो फिलहाल आपको बता दें कि 12 लोग जो है इसमें घायल हुए हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। और संडे बाजार में ये ग्रेनेड हमला हुआ जब लोग वहां पर खरीदारी करने पहुंचे और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है, क्योंकि जब से नई सरकार बनी है एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से आतंकी मुठभेड़ें, आतंकी हमले ये देखने को मिल रहे हैं। जहां आज श्रीनगर की लोकल मार्केट संडे बाजार में ये बड़ा ग्रेनेड हमला देखने को मिला और अगर कुछ ही दिन पहले की बात की जाए तो तब भी वहां पर ये देखने को मिला कि नॉन लोकल जो थे लेबर, उन पर हमला किया गया, जिसमें श्रीनगर के एक लोकल डॉक्टर की भी मृत्यु हुई थी। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौहर कुचे जुड़ चुके हैं, उनसे सवालात करते हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आ रहा है उनसे जानकारी लेते हैं। गौहर बताइएगा इस वक्त क्या कुछ अपडेट इस हमले को लेकर सामने आ रहा है? जी, जिस तरह से ये ग्रेनेड हमला श्रीनगर के अंदर हुआ है, एक टीआरसी के अंदर हुआ है, एक काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका और साथ ही साथ आज संडे भी था और संडे मार्केट यहाँ हर रोज़ संडे के दिन मार्केट लगता है, जहाँ पर लोगों का काफ़ी रश देखने को मिल रहा है, जहाँ पर मकामी लोग उसके साथ साथ ही गैर मकामी लोग जो है वो भी वहाँ पर होते हैं, क्योंकि मार्केट लगता है, जिसकी वजह से 10 लोगों अभी तक जो खबर आ रही है कि 10 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें नज़दीकी जो एसएमएचएस अस्पताल है वहां पर उन्हें भर्ती किया गया है। ताहम वहां पर जो हालत है डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। ताहम पुलिस जो हुकाम है उनका मानना है जब ये धमाका हुआ, धमाके की आवाज़ सुनी गई है तो उसके बाद ही लोग जब उधर अपनी जान बचाने के लिए दाएँ बाएँ भागने लगे तो उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुंची है, सीआरपीएफ एहलकार वहाँ पर पहुंचे हैं, तो वहां पर जो जख्मी लोग थे उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, शिफ्ट किया गया। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर एक केस दर्ज किया गया है, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। क्या ये किसने हमला किया, कैसे हमला किया, उनकी शिनाख्त की जा रही है। लेकिन जो अच्छी खबर ये है कि लोग जो है 10 लोग वो जख्मी हुए हैं, लेकिन किसी की मौत नहीं हो, ये एक अच्छी खबर है। जख्मी लोग हैं, फिलहाल उनकी हालत जो है वो स्टेबल बताई जाती है। बिल्कुल गौहर, इसी में एक और सवाल जो है अब इस हमले के बाद खड़ा होता है कि अगर संडे मार्केट में ये ग्रेनेड हमला हुआ है तो जाहिर सी बात है हमला करने वाले ने रेकी की होगी, वहां पर गया होगा, या अगर बात की जाए सिलसिलेवार ढंग से जो आतंकी हमले हो रहे हैं, अब क्या कुछ लगता है एकदम से जो ये श्रीनगर में, कश्मीर में हालात बदले हैं, किस तरीके से इन पर जो है रोकथाम लगाई जा सकती है? देखिए, अगर हम बात करेंगे इन हमलों की या साथ ही साथ एनकाउंटर्स की बात करेंगे तो लगातार हम देख रहे हैं, कल भी श्रीनगर के जो खानियार इलाका है जहां पर एक एनकाउंटर होता है, जहां पर एक नॉन लोकल मिलिटेंट की हलाकत होती है, उसके साथ साथ ही जनूबी कश्मीर के अनंतनाग कोकरनाग इलाके के अंदर भी एनकाउंटर होता है, जहां पर 2 जो लोकल मिलिटेंट्स हैं उनकी हलाकत होती है। उससे पहले की अगर हम बात करेंगे तो जिला बडगाम जो एक नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है श्रीनगर का, वहां पर नॉन लोकल्स पर हमला होता है, 2 लोग वहां पर
जो यूपी के रहने वाले हैं उन पर हमला होता है। तो कहीं ना कहीं जब से सरकार बनी है, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस पर सवाल भी उठाए हैं कि जब से सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है, तकरीबन 10 सालों के बाद वहां पर 8 सालों के बाद वहां पर ये हमले तेज हुए हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी कहीं ना कहीं आज समाजी राब्ता साइट जो एक्स है वहां पर उन्होंने एक पोस्ट में इसका जो वहां पर एक निशाना भी साधा है एक तरफ से, जहां पर उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों से लगातार वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से एनकाउंटर होते हैं, हमले होते हैं नॉन लोकल्स पर, और आज शहर के एक भीड़भाड़ इलाके में, भीड़भाड़ वाले इलाके में एक ग्रेनेड हमला होता है, आम शहरियों को निशाना बना। कहीं ना कहीं ये तशवीशनाक बात है और इस तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को चाहिए कि जल्द अज जल्द इन हमलों को रोकने के लिए, उन्होंने उनको भी हिदायत दी है, इशारा भी दिया है उनकी तरफ कि वो इन हमलों को रोकने के लिए कोई कार्रवाई अमल में लाए ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के हमले या इस तरह के ग्रेनेड धमाके या नॉन लोकल्स पर हमले ना हो। बिल्कुल गौहर, इसी में जाहिर सी बात है अब नई सरकार बनी है तो सरकार पे जो है लोग तंज कस रहे हैं कि आतंकी हमले नई सरकार बनने के बाद बढ़े हैं। और इससे पहले अगर बात की जाती थी, कोई भी हमला होता था तो केंद्र सरकार और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सरकार को बदलाव जो लोग चाहते थे उनको लेकर कमेंट्स किए जाते थे। क्या कुछ लगता है अब जो ये पूरा सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, ये नई सरकार इससे किस तरीके से लड़ेगी जो उन पर कमेंट्स किए जा रहे हैं? क्योंकि नई सरकार बनी है, कहा जा रहा है जब से एनसीआई है हमले बढ़े हैं, नॉन लोकल्स हो या लोकल्स हो, तो अब किस तरीके से ये निपटा जाएगा? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि पाकिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा कश्मीर। देखिए, ये दो चीजें हैं जहां पर अगर हम फारूक अब्दुल्ला के बयान की बात करेंगे तो उन्होंने कहा है कि जब से सरकार बनी है जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो हमले तेज हुए हैं, एनकाउंटर्स तेज हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इन मिलिटेंटों को मारने के बजाय अगर पकड़ा जाए ताकि ये पता चले कि आया इनके पीछे क्या मंशा है, किस मकसद से हमले कर रहे हैं, किस मकसद से हमले कर रहे हैं या नॉन लोकल्स को निशाना बना है, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। फोर्सेस के लिए श्रीनगर के अंदर तकरीबन 2.5 साल के बाद श्रीनगर के अंदर एनकाउंटर होता है, कल जो खानियार के अंदर हुआ है और आज ग्रेनेड हमला हुआ, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज भी होगा। ठीक है गौर, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ श्रीनगर की अगर बात की जाए तो संडे मार्केट में ये ग्रेनेड हमला हुआ है जहां पर 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, नजदीकी अस्पताल उन्हें रेफर किया गया है, इलाज उनका चल रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं जहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी संडे मार्केट में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से घाटी के कई हिस्सों में हमलों और मुठभेड़ों की खबरें सुर्खियों में है। श्रीनगर के संडे बाजार में निर्दोष दुकानदारों पर ग्रेनेड हमला, आज की खबर बेहद परेशान करने वाली है। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। सुरक्षा तंत्र को जल्द से जल्द हमलों की इस लहर को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि लोग बिना किसी डर के अपना जीवन जी सके। तो साफ तौर पर संडे मार्केट के इस हमले के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये बड़ा बयान जो है वो दिया है और यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है रोकथाम की जाए। और इसी को लेकर अगर बात की जाए तो फिलहाल ये बड़ा बयान उनकी तरफ से इस ग्रेनेड हमले को लेकर आया है। अगली खबर की ओर चलते हैं जहां पर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की अगुवाई में भाजपा विधायक दल की बैठक में विधायक सुनील शर्मा को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया है। सुनील शर्मा प्रदेश भाजपा के महासचिव हैं और लंबे समय में कश्मीर में पार्टी की गतिविधियों को देख रहे हैं। आरएसपुरा जम्मू साउथ से भाजपा नरेंद्र रैना को भाजपा ने डिप्टी स्पीकर के पद के लिए उम्मीदवार चुना है। आज हमारा जम्मू कश्मीर का विधायक लेजिस्लेटिव पार्टी का मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में श्री सुनील शर्मा जी को सर्वसम्मति से लेजिस्लेटिव पार्टी के नाते चुना गया है और श्री देवेंद्र मनियाल और श्री सुरजीत सिंह जी प्रपोजर और सेकेंडर थे और बाकी सब लोग सेकंड किया है, अधिकृत रूप से सेकंड किया है। सर्वसम्मति से श्री सुनील शर्मा जी को नेता प्रतिपक्ष
सदन के भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता के रूप में हम सभी सर्वसम्मति से चुना गया है। मैं उनको अभिनंदन भी करता हूं और सभी पार्टी एमएलएस को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ये बहुत सुचारू रूप से सर्वसम्मति से ये प्रक्रिया हुआ है और मैं सभी हमारे एमएलएस को निवेदन भी करता हूं, एकजुट होके हमारे जो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के एक मैंडेट जनता ने दिया है उसके ठीक तरह से हम सबको निभाना है और भारतीय जनता पार्टी को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो हमको मैंडेट मिल रहा है, अभूतपूर्व जो सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही सपोर्ट और कश्मीर जम्मू कश्मीर में मिला है। आगे भी इस सपोर्ट बेस और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम सब मिलके कोशिश करना है। लोगों का जो समस्या है वो समस्या विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर हमेशा वो समस्या उठाते हुए सरकार के ध्यान में लाते हुए जनता को जो कुछ भी रिलीफ देना है वो रिलीफ देने का काम करे, ऐसे मैं आशा करता हूं और निवेदन भी करता हूं। मैं फिर एक बार सुनील शर्मा जी को मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष के और माननीय प्रधानमंत्री जी के दोनों के तरफ से मैं उनको अभिनंदन करता हूं। चैलेंजेस के रूप में तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से लेकर जब से भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और उसका नया स्वरूप भारतीय जनता पार्टी, हमेशा से हम लोगों ने ऐसे ही समय में काम किया है। आज हम लोग जम्मू कश्मीर में विपक्ष में अवश्य हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के अंतर्गत जो चुनाव लड़ा, सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत लेकर 26% वोट लेकर ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से पीछे नहीं है। एक नया इतिहास रचा 25 से 29 और ऐसे समय में एक सशक्त और कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक जो हैं वो असेंबली में होंगे। और यहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वोटर्स, सपोर्टर्स, सिंपथाइजर्स, कार्यकर्ता जो हैं, जहाँ जहाँ भी हमारी इस प्रदेश को ज़रूरत होगी, हमारे समाज को ज़रूरत होगी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो है काम करेंगे। मेरा मानना है कि जिम्मेवारी कोई छोटी बड़ी नहीं होती। चाहे मैं एक कार्यकर्ता के रूप में था, चाहे मैं पूर्व अध्यक्ष के नाते काम कर रहा था, चाहे मैं कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मैंने चुनावों में एक भूमिका निभाई, लेकिन आज अध्यक्ष के तौर पर जो अगला अंतराल मुझे माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिया गया है, मैं किसी भी तरीके से जो है पीछे नहीं हटूंगा और एक अच्छे वातावरण में एक कंस्ट्रक्टिव और सशक्त विपक्ष के रूप में हमारे विधायक भी जो हैं यहाँ पर काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सबका सेंट्रल लीडरशिप का धन्यवाद करता हूँ, स्टेट लीडरशिप का धन्यवाद करता हूँ, अपने सारे सीनियर कलीग्स और अपने साथियों का धन्यवाद करता हूँ, विशेषकर दोनों ऑब्जर्वर्स का भी थैंक्स करता हूँ जो जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं इसे केवल एक जिम्मेदारी नहीं मानता हूँ, ये एक साथ है, एक व्यवस्था, एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट के नाते मुझे आज लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है, अन्यथा मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ। मेरे सीनियर यहाँ पे नेता भी है। सब मिलजुल के इकट्ठे हम जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ बनेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पायरेशंस की आवाज़ बनेंगे और किसी भी कीमत पे। जम्मू कश्मीर में कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। इधर सत्र से पहले सभी राजनीतिक दलों द्वारा बैठक का दौर जारी है। आपको बता दें 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। ऐसे में इस बार का विधानसभा सत्र दिलचस्प रहने वाला है। इस सत्र की तैयारियों को लेकर हमारे सहयोगी इमरान नाइकू ने प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला इजलास काफ़ी अरसे के बाद कल से शुरू हो रहा है और ये यूटी का पहला इजलास होगा श्रीनगर की लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स में। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत के लिए मुबारक गुल साहब हैं जो कि एमएलए भी है ईदगाह के और इस वक्त प्रोटेम स्पीकर भी हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। मुबारक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने यहाँ पे रिव्यू किया है, कल से सेशन हो रहा है शुरू, तो किस तरीके की क्या तैयारियाँ? एक्चुअली ये जो जिम्मेवारी मेरे ऊपर है कि ये सेशन जो कल चलेगा इसके लिए तैयारियां देखी। आज मैंने
मैं खुद आया यहाँ, मैंने मॉनिटर किया कि क्या क्या जो ज़रूरत है यहाँ, क्या हमारी जो चीज़ें थी इन प्लेस रखनी थी वो हमने सारी देखी और मैंने खुद भी मुआयना किया। मैं चाहता था कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे कोई इंडिसिप्लिन हो या कोई या असम्बली की तक़द्दुस को ये पामाल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। इसलिए मैंने खुद आज भी आया, कल भी आया था। मैं 2 दिन कंटिन्यूसली आ रहा हूँ और जब से मैं प्रोटेम स्पीकर बना तो उस दिन से मैं कंटिन्यूसली यहाँ आ रहा हूँ और बड़ा कोऑपरेट किया यहाँ के मुलाजमों ने और गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव है उन्होंने भी बड़ा किया मेरे साथ ये चलाने में, यहाँ देखने में। और जो सिस्टम बैठा था काफ़ी अरसे से यहाँ, बड़े 6 साल के बाद पहले भी असेंबली बहुत कम चली, तो नया ये सिलसिला करना पड़ा। इसके लिए मुझे आना पड़ा, हर रोज़ यहाँ देखना पड़ा और मैं खुश हूँ आज कि जो चीज़ें मैंने इनको कही थी कहने के लिए, जो हमारा सेक्रेटरी है और इनका स्टाफ है पर्सनली मुझे जानते हैं और उनका मशकूर हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की थी ये होना चाहिए, उन्होंने वो इन पर सारा रखा है। मुबारक साहब, बतौर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर, कई बार के एमएलए, स्पीकर, एक्सपीरियंस, एक सेशन शुरू हो रहा है, सो इंटरेस्टिंग या दिलचस्प क्या होने वाला है और ये पहला यूटी का सेशन हो? नहीं, मेरी बात सुनिए। जो हमने प्रोविजनल जो कैलेंडर दिया, प्रोविजनल कैलेंडर में हमने ये कहा कि पहले दिन जो ऑनरेबल स्पीकर का इलेक्शन होगा और एक फिर उस दूसरे दिन हमने अभिचेर रखी कि अब देखें बहुत सारे हमारे साथी इन बरसों में चले गए दुनिया से, फ़ानी से, और उनको खराज इक़्क़त पेश करना, खराज तहसीन पेश करना है। और उसके बाद फिर गवर्नर साहब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एड्रेस होगा और फिर उसके बाद होगी कार्रवाई शुरू। 2 दिन डिस्कशन होगा, उसमें ये होगा जो स्पीकर साहब होंगे जो आगे कार्रवाई चलाएँगे और मुझे यकीन है कि मेंबरान बड़ा ताउन करेंगे और डेकोरम रखेंगे हाउस में, अपनी बात रखेंगे हाउस में, क्योंकि ये जो मौका उन्होंने दिया लोगों ने, इसको ज़ाया ना होने दें, क्योंकि लोगों ने बड़े प्यार से वोट दिया है और एतमाद से वोट दिया है। इसमें हर एक की सही मेहनत की ज़रूरत है, चाहे रूलिंग पार्टी हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे और हमारे सपोर्टर्स हों। हर एक को ये इस रियासत को इस दलदल से निकालना है, उसके लिए काम करना है, क्योंकि ये एक मौका मिलेगा। लोगों के बहुत मसाइल हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ कि हर रियासत के कोने कोने में मसाइल हैं, तो उनका हल असेंबली में निकलेगा। और मुझे यकीन है कि ये जो बात रखी जाएगी हाउस में उसका वज़न होगा, उसमें सुनवाई होगी और जो अफसरान होंगे वो भी अकाउंटेबल होंगे। वो भी हाउस में जो भी कार्रवाई होगी, चाहे 0 आवर के वजह से होगी, चाहे कॉलिंग अटेंडेंस से होगी, चाहे वो डिस्कशन से होगी, चाहे ग्रांट से होगी, कि उनको एक्शन करना पड़ेगा जो जो चीज़ें ऑनरेबल मेंबर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल साहब। कल से सेशन शुरू हो रहा है, एक्सक्लूसिवली हमसे बात कर रहे थे। देखते रहे गुलिस्तान टीवी। विद कैमरा पर्सन समीर वानी, इमरान नाइकू, लेजिस्लेटिव असेंबली श्रीनगर। बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरीके से प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने विधानसभा सत्र को लेकर बातें कही और साफ तौर पर 4 नवंबर की अगर बात की जाए तो कल विधानसभा सत्र का पहला सेशन है और इसमें अभी बात की जाए तो बैठकों का दौर जारी है, जिसमें आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही है। पहले ये बैठकें पार्टी द्वारा अलग अलग की जाएंगी और उसके बाद इकट्ठा जो है वो बैठक होने वाली है। आगे की रणनीति को लेकर बात की जाएगी, क्योंकि जो वादे इन विधानसभा चुनावों में किए गए हैं, अब इस विधानसभा सत्र में उन वादों पर काम भी किया जाएगा और बातचीत भी की जाएगी। चलिए, हमारे साथ इमरान नाइकू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, बताइएगा, आपने प्रोटेम स्पीकर से बात की, कल सत्र शुरू होने वाला है, क्या कुछ लगता है अब मेन एजेंडा क्या कुछ रहेगा बैठकों का जो आज हो रही है? देखिए, जो कल असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है, ये यूटी का पहला सेशन है और एक बड़े अरसे के बाद ये सेशन हो रहा है। और लास्ट सेशन जो जम्मू में हुआ था, जब बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत थी और उस वक्त स्टेट थी यहाँ पे, लेकिन अब चूंकि ये श्रीनगर में लेजिस्लेटिव असेंबली के कम्प्लेक्स में कल शुरू हो रहा है और इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस की अभी कुछ देर बाद यहाँ मीटिंग होने जा रही है।
कांग्रेस की मीटिंग होगी। इससे पहले आज बीजेपी की यहाँ पे लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग हुई। देर शाम जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जॉइंट मीटिंग होगी। और कुल मिला के जो रणनीति है, जैसे आपने कहा, या स्ट्रेटजी होगी इस सेशन के दौरान, इसी हवाले से दोनों सियासी जमातें जो अलायंस के तौर पर भी इस वक्त हैं, और उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जो मीटिंग हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, या बाद में जो दोनों पार्टीज की मीटिंग हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होगी इस सेशन के दौरान। 5 दिन के लिए ये असेंबली का सेशन चलेगा। और जैसे कि आज बीजेपी ने अपना लीडर ऑफ अपोजिशन अनाउंस किया है, और उन्होंने अपने तरीके से एक रणनीति, अपनी स्ट्रैटेजी शुरू कर दी है, अपनाई है कि किस तरह से उमर अब्दुल्ला की सरकार को असेंबली के अंदर उस पर प्रेशराइज किया जाए, उसको दबाव किया जाए, और खासकर मुद्दों को लेके बहस होगी असेंबली के अंदर। और स्पेशली जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैबिनेट के अंदर स्टेटहुड की रेजोल्यूशन पास की, एलजी ने उस पर मोहर लगाई, फिर होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग सियासी जमातों ने बिल्कुल इमरान, जिस तरीके से आपने स्टेटहुड की बात की, अभी फिलहाल अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उन्होंने ये कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलता तब तक उनकी कोई मांग नहीं रहेगी। लेकिन शाम को बैठक होने वाली है, क्या कुछ लगता है उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव रखा जा सकता है, कोई मांग की जा सकती है? जी बिल्कुल, ये जो शाम को दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की जॉइंट मीटिंग है, ये अलायंस की मीटिंग है। जैसे कि आपने ही कहा कि कांग्रेस ये नहीं समझती है जब तक ना स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए उनकी डिमांड होगी। लेकिन ये सारी बातें मीडिया पे है, आम लोगों के सामने है, लेकिन बिहाइंड द कैमरा या बैकडोर चैनल्स पे क्या चल रहा है, बैकडोर चैनल्स पे क्या डिमांड की जा रही है, वो बात अपनी जगह है। जो हमारे पास भी इतलात हैं या सोर्सेस हमारी विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो हमें बताती है कि कांग्रेस ने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उनकी डिमांड रही है कि उन्हें कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाए, उन्हें डिप्टी स्पीकर या स्पीकर का हिस्सा बनाया जाए, या उन्हें राज्यसभा का। बिल्कुल इमरान, जिस तरीके से आप राज्यसभा को लेकर भी अभी बात की है, तो खबरें ये भी सामने आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है राज्यसभा के नामों का गौर है वो कर सकती है। क्या लगता है अब नामों को लेकर भी कांग्रेस अपना प्रस्ताव या प्रपोजल आगे रखेगी कि कांग्रेस पार्टी का भी नाम आगे हो? जी बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है। जब मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस एक अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और दोनों ने इत्तेहाद के तौर पर, अलायंस के तौर पर लोगों से वोट मांगा है, उन्हें इलेक्शन लड़ा है। दूसरी बात वो है कि कांग्रेस ने कितनी सीटें ली हार्डली मैटर, लेकिन अलायंस का हिस्सा तो है। और इसलिए हम, और इस पे सियासी तजिया निगार भी, हमारे सोर्सेज भी हमें कह रहे हैं, और बज़ाहिर भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की यकीनी तौर पर डिमांड होगी। जैसे मैं कह रहा हूं कि चाहे कैबिनेट के अंदर, चाहे कैबिनेट बाहर, चाहे वो राज्यसभा की बात हो, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की डिमांड रहेगी। और इवन की ऑफ द रिकॉर्ड कई सारे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने हमसे भी बात की है कि जो हमने महसूस किया कि कांग्रेस के लोग समझते हैं कि उन्हें यकीनी तौर पर पोर्टफोलियो मिलना चाहिए इस सरकार में, अगरचे उनके जो पीसीसी के प्रेसिडेंट है वो खुल के मीडिया पे इन चीज़ों का इजहार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बैकडोर चैनल्स पे ये सारी डिमांड्स भी हो रही है और ये बातें चल रही है। ठीक है इमरान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद ये चुनाव हुए हैं, विधानसभा सत्र जो है कल से शुरू होगा। राजनीति की रणनीति किस तरीके से बनेगी ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक जो है ज्वाइंट मीटिंग भी होने वाली है, अलग अलग भी होने वाली है। एक तरफ राज्यसभा के नामों को लेकर अगर बात की जाए, या फिर अगर बात की जाती है कांग्रेस की मांगों को लेकर, क्योंकि स्टेटहुड तक ये कहा गया है कि उनकी कोई मांग नहीं है। लेकिन अब देखना यह है कि शाम को बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव बीतते ही बीजेपी ने संगठन में नई नियुक्ति शुरू कर दी है। भाजपा ने सत शर्मा को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सत शर्मा को भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रविंदर रैना को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सत शर्मा को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद सत शर्मा की अगर बात की जाए, उनकी पहली प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। सत शर्मा ने उन पर भरोसा जताने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वो संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे और जो कमियां उनके पिछले कार्यकाल में रही थी उन्हें भी दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो भी देखते हैं। सीनियर लीडर्स का, जिनके माध्यम से ये पदभार जो है मुझे सौंपा गया है। हम सब जानते हैं कि जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में एक इतिहास रचा है। कश्मीर में भी पहली बार भारी मात्रा में वोट लिए और पूरे जम्मू कश्मीर में 26% मत लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो है बता दिया कि हम लोग किसी भी तरीके से पीछे नहीं। पहली बार इतिहास में 29 सीटों का जीतना, और आज जो इतिहास रचा गया है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का उस जो 29 सीटें हैं, 26% मत है, उसके लिए भी मैं पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरा समय दिया और जिनके चलते ये सब हम लोग सफल हो सके। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पुनः केंद्रीय नेतृत्व को बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे पार्टी का के नेतृत्व जो है करने का मौका मिला है। जम्मू कश्मीर का उनका एक्सपीरियंस, उनकी सपोर्ट मुझे हमेशा मिलती रहेगी ऐसे लोगों के साथ और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। मैं पहले भी अध्यक्ष रह चुका हूँ, हर जगह पर मेरा जाना हुआ है, हर कार्यक्रम से मेरा मिलना हुआ है। जो कुछ कमियां रही होंगी पिछले समय में, मेरे अपने पिछले समय में, मैं उनको पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक नए इतिहास की तरफ जो है वो अग्रसर है, ऊंचाइयों की तरफ ले जाने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में भी इतिहास रचा है। आगामी आने वाले समय में मेरे माध्यम से, मेरी टीम के माध्यम से और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के माध्यम से, वोटर्स, सपोर्टर्स, सिंपथाइजर्स के माध्यम से और जम्मू कश्मीर की जनता के माध्यम से इन ऊंचाइयों को अगर हम लोग छू सकें। चलिए, न्यूज ब्रीफ में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।